नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सिंह राजपूत उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हमारे संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री, सीजी व्यापम तथा विभिन्न परीक्षाओं हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत मैं आप लोगों के सामने भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला देखते हैं कि यह मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिलता है तो उसको परिवर्तन करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की अगर बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाने के अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। 32(2) में लिखा है कि इसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी कर सकता है और 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, बंधी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकार परीक्षा रिट के नाम से उसको जाने जाते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि भैया ऑप्शन भी सही है आपका, ऑप्शन ए भी सही है आपका। सी देखते हैं, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्यभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, यही कथन आपका क्या है, गलत हो गया और सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। सही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। और निलंबित कैसे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अगर बात करते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल का, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं इसको, कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगा हो तो सिंपल सी बात याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लग सकता है। एक तो युद्ध की वजह से लग सकता है, दूसरा बाह्य युद्ध की वजह से लग सकता है, और तीसरा आपका लग सकता है सशस्त्र विद्रोह की वजह से। ये 3 कारणों से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है आपका, तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगर हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, तो इसी आधारों पर, इन 3 आधारों में से किसी एक आधार पर या सभी आधारों पर एक साथ भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर देश में युद्ध या बाह्य युद्ध के कारण कोई राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ है, तो याद रखना इस समय अनुच्छेद 19 आपका स्वतः ही निलंबित हो जाता है। इसको निलंबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। इसकी बात करते हैं, स्वतः निलंबित हो जाएगा, यह अनुच्छेद 358 कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 358, कि अगर देश में युद्ध या बाह्य युद्ध के कारण, किसमें, अगर देश में युद्ध या बाह्य युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ये तो निलंबित हो सकता है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं बाकी मौलिक अधिकार, तो बाकी मौलिक अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 359 कहता है। अनुच्छेद 359 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति चाहे, कौन चाहेगा आपका, राष्ट्रपति चाहे तो 32(1) को निलंबित कर सकता है। किसको निलंबित कर सकता है, 32(1) को। और 32(1) क्या है, कि मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, आवेदन करने का अधिकार होता है, तो इसको निलंबित कर देगा, तो बाकी मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। लेकिन किसको, याद रखना 20 व 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उसमें जाने के अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, 20 और 21 को क्या करके छोड़कर तो निलंबित हो सकते हैं। तो सही कथन कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन सी इसका सही कथन नहीं है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकता है, बिल्कुल सही है। 32 का 3 ये कहता है। कौन कहता है आपका, 32 का 3 ये कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, ये निलंबित किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में बोल रहा है ये, मौलिक कर्तव्य के संबंध में। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो ये मौलिक कर्तव्य ना गौटिया तुम्हारे मन के मूल संविधान में नहीं रही थी, ये मूल संविधान में रही से बाद में जोड़ेगी। कौन से संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ला जोड़े गए, और एकर माध्यम से भाग 4 का जोड़ा गया है, भाग 4 का, जिसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
अब जब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में तो ये 1976 में आया है। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया था। इनका सिफारिश था कि हमारे यहाँ 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक। लेकिन अभी वर्तमान की जब बात करते हैं तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जुड़ा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए पहला कथन देखते हैं। लेकिन जब भी कथन वाले प्रश्न आए हमें नीचे आना है और नीचे देखना है कि सही कथन पूछ रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है। तो देखते हैं भैया इसमें कौन सा पूछ रहा है आपका, कौन कौन सा सही है। तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है इसमें। देखो पहला क्या बोलते हैं, मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। मूल संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य नहीं थे भैया। मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य थे नहीं, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आए हैं। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये गलत है। ये आयरलैंड वाले बात नहीं है, ये कहां से लिया गया है, आपके सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से, सोवियत संघ से। वो डीपीएसपी लिया गया है आपका, याद रखना आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात करता है, ये कहीं आपके मौलिक कर्तव्य नहीं बोलता है। मतलब यहाँ तीनों कथन क्या है आपके, गलत है। और इसमें सही चुनने के लिए बोला है, तो सही तो कोई है नहीं, तो याद रखना ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देना, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना कि ये सरदार सिंह स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1975 में गठित की गई थी, जिन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों के लिए 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन जोड़ा कितना गया, 10। अभी वर्तमान में कितने हैं आपके, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन से सही कथन है इस पे देखना है आपको, कौन सा सही कथन है। अब देखो क्या है इसमें, तो पहला क्या कहता है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 23 इसके बारे में बात करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 23। आप जब पढ़ेंगे तो ये कहता है मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिषेध, ये कहता है आपका पहला अनुच्छेद। पहला कथन आपका सही है। संविधान के अनुसार 14 साल के कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल यही सही बात करता है संविधान का अनुच्छेद 24। ये कहता है आपका अनुच्छेद 24, संविधान में जो अनुच्छेद 24 है ये कहता है कि जो भी 14 साल के से कम उम्र के बच्चे होंगे उसको किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं रखा जाएगा, मतलब कारखाने या खान में नहीं रखा जाएगा। दोनों कथन आपका ये सही है। ये अनुच्छेद 23 इसके बारे में बात करता है और अनुच्छेद 24 इसके बारे में बात करता है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके लिए एक अधिनियम है हमारे सामने, बाल श्रम किशोर श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। इसके माध्यम से अब कहा गया है, अब उस अधिनियम के माध्यम से कहा गया है, इस संविधान में नहीं कहा गया भैया, जो मैं बता रहा हूं आपको वो किसमें कहा गया है, आपके अधिनियम में कहा गया है। जब बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा देखेंगे इसको। एक अधिनियम बना था पहले, अगर बात करते हैं कि अधिनियम बना था तो वो अधिनियम का क्या नाम था आपका, बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम, व नियमन अधिनियम 1986 बना था, 1986। ठीक है, बाल श्रम को रोकने के लिए। लेकिन अभी 2016 में इसमें क्या कर दिया गया है, संशोधन, इसमें संशोधन हो गए हैं। अब संशोधन के बाद इसका नाम क्या हो गया, तो संशोधन का नाम हो गया है बाल व किशोर श्रम, किशोर श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम हो गया है, प्रतिषेध व नियमन अधिनियम, व नियमन अधिनियम 1986 हो गया है। इसके माध्यम से कहा गया है कि अब बाल किसको कहा जाएगा, जो 0 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होंगे वो बाल कहा जाएगा, और किशोर किसको कहेंगे, 14 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होंगे उसको किशोर कहा जाएगा। और इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया है कि बाल कोई भी कार्य नहीं करेगा, अब कोई भी कार्य नहीं करेगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये कहा गया है। और किशोर की बात करते हैं तो ये बोला कि खतरनाक कार्य नहीं करेगा। कौन सा कार्य नहीं करेगा, ये खतरनाक कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, इसके बारे में बात किया गया है। और खतरनाक कार्य का मतलब क्या होता है आपका, कि खान या कारखाने में काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे आज भी अनुच्छेद 24 की जब बात करते हैं तो 14 साल का ही उल्लेख है, लेकिन वो अधिनियम के माध्यम से बदल दिया गया है। तो याद रखना 1 और 2, 1 और 2 दोनों कथन आपके क्या है, इसमें सही है। तो ऑप्शन इसका सी, एक
सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। समझ गया बात? तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? देखो, अनुसूचित जाति एससी और एसटी, जनजाति और जाति के लिए अनुसूचित जो जनजाति है या जाति है, ये दोनों घोषित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 में उसको शक्ति है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। वो अनुच्छेद 342 ये कहता है कि भैया किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकता है राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, ये शक्ति है उसको, तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और इसी की अगर बात करते हैं हम, तो इसी में अगर चर्चा करते हैं तो इसी को देखा गया है कि भैया कौन इसको प्रभावी करने के लिए रूप में देखा जा सकता है। तो देखो, विधि के समक्ष समता बिल्कुल देखा जा सकता है। विधि के समक्ष समता का दो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लागू, मतलब सिंपल सी बात है, विधि के समक्ष समता आया कहां से? हमारे यहाँ ब्रिटेन से आया है। और ब्रिटेन की जब बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रोफेसर डाइसी ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, विधि की सुरक्षता, विधि के समक्ष समता और संविधान में व्यक्तिगत अधिकारियों की प्रमुखता। लेकिन हमारे यहाँ संविधान व्यक्तिगत अधिकारियों की प्रमुखता ना होकर हमारे यहाँ संविधान केवल व्यक्तिगत अधिकारियों का स्रोत है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लागू नहीं होता। लेकिन विधि के समक्ष समता और विधि की सर्वोच्चता दोनों हमारे यहाँ क्या होते हैं? लागू होते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब विधि सबके लिए क्या होगा? समान होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, किसी भाषा का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है? विधि की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि किसी भी विधि के उल्लंघन के बिना किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे सिंपल से बात है, गौटिया हो, अगर कहीं सिग्नल नहीं लगे है, वो चौक तक क्रॉस कर दे तो तौर पर जुर्माना नहीं लगे। सिग्नल लगे है और सिग्नल लाल जला थे तब अगर ते लोग क्रॉस करे तबे तौर पर जुर्माना लगी, वो एक कानून है, नियम है। तो विधि के उल्लंघन के बिना कभी भी किसी को दंडित नहीं किया जाता है, वही कहलाता है विधि की सर्वोच्चता। अब देखो, यही बोल रहा है कि प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये तो विधि के समक्ष समता आवश्यक है भाई। ठीक है, विभेद से विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार रूप में जो विभेद के विरुद्ध अधिकार है वो भी आपके लिए क्या है? इसको सुदृढ़ करता है। साथ ही साथ अस्पृश्यता का अंत, ये भी आपको क्या करता है? सुदृढ़ करता है। विभेद नहीं करेंगे बोलता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं विधि के समक्ष समता रखेंगे बोलता है, उसके साथ अस्पृश्यता का अंत रखेंगे बोलता है। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों तो यहाँ सही बैठते हैं कि ये तीनों एसटी और एससी के अत्याचार निवारण अधिनियम को क्या करता है? ये प्रभावी बनाते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये इसमें शामिल नहीं होगा कि धर्म की स्वतंत्रता से एसटी और एससी का, जाति है वो, धर्म नहीं है, धर्म के अंदर क्या होता है? जाति। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें प्रभावी नहीं बनाता। इन तीनों चीज को ये अधिनियम क्या बनाता है? प्रभावी बनाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें सही उत्तर पूछा तो आपको सही उत्तर चयन करना है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के लिए किन आधारों पर विभेद कर सकता है? देखो, अगर बात करते ना मन का, तो अनुच्छेद 23 जब पढ़ू तुमन, अनुच्छेद 23 का 1 पढ़ना, अनुच्छेद 23 का 1 जब पढ़ू ना गौटिया हो तो मैं लिखे है कि मानव दुर्व्यापार, बिगाड़ तथा बलात्कार पर प्रतिषेध। लेकिन तुम मैं पहले बताता आता हूँ कि मौलिक अधिकार एक तरफ से दे गए है तो दूसरी तरफ से ले भी गए है। एमा कहा थे कि मानव दुर्व्यापार नहीं करना है, फिर दूसरा कहा बेगार नहीं करवाना है। बेगार मतलब बिना पैसा दे काम नहीं करवाना है। कैसे का ना तुम्हारे मोहल्ला वाले जाते 1 किलो शक्कर ला लेता कि तुम किथो नहीं बेगारी करवावा थे, तो वही बेगारी नहीं करवाना है। ठीक है, और तीसरा बोला थे बलाश्रम के बारे में। बलाश्रम का मतलब होता है बलपूर्वक श्रम नहीं करवाना। ये तीनों नहीं करवाना है बोलता है अनुच्छेद 23 का 1। लेकिन 23 का 2 बोलता है। कौन? 23 का 2, ये इसका अपवाद है। किसका अपवाद है? 23(1) का क्या है? ये अपवाद है। और 23(1) का जो अपवाद है 23(2) में लिखा है, बोलता है कि अगर राज्य चाहे, कौन चाहे? आपका राज्य, तो अनिवार्य सेवा करवा सकता है किसी से। क्या करवा सकता है? वो अनिवार्य सेवा करवा सकता है, सेवा करा सकता है। लेकिन किसके हित में? सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में। और जब अनिवार्य सेवा करवाएगा तो याद रखना, जो अनिवार्य सेवा करवाएगा तो धर्म, ध्यान रखना इसके बारे में, अनिवार्य सेवा जब करवाएगा तो धर्म, जाति
और मूल वंश, तीन शब्द बस बोलता है इसमें, धर्म, जाति और मूल वंश, ये तीनों में क्या नहीं कर सकता, वो भेदभाव नहीं कर सकता। क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा बोलता है। अगर अनिवार्य सेवा करवाता है तो धर्म, जाति और मूल वंश में क्या नहीं करेगा, वो बोलता है वो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि विभेद कर सकता है, किसमें कर सकता है, तो देखो भाई मूल वंश में तो नहीं कर सकता वो, जाति में नहीं कर सकता वो, धर्म में नहीं कर सकता वो, लिंग और जन्म स्थान में क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। किसका कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। सही उत्तर आपको पूछा गया है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, तो ये 2 और 4 इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। इसमें भेदभाव कर सकता है, धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। अगर देखते हैं कि भैया इसमें कौन से कथन सही है, पहले पूछ लिया है आपको, तो देखना है इसमें कि कौन कौन से आपके कथन सही हैं। तो देखते हैं, धर आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति की थी, ये गलत है। अगर बात करते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर भैया हमें भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए, तथा हमारे राज्यों का जो निर्माण है वो प्रशासनिक या भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार पर करना चाहिए, इन्होंने कहा था। 1948 में गठन हुआ था, तथा 1948 के दिसंबर में इसका रिपोर्ट आ गया था। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था ये, ठीक। दूसरा देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया। ये सही कथन है आपका। अगर बात करते हैं तो ये दूसरा आपका सही कथन है। अगर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा समझिए आप क्या बोलना चाह रहा है ये। एक बात करते हैं, थोड़ा सा एक आयोग बना था जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। कौन सा आयोग, फजल अली आयोग। ये जो फजल अली आयोग की जब चर्चा करते हैं, तो फजल अली आयोग का गठन जो हुआ था आपका, इसका गठन हुआ था कब आपका, 1953 में। और गठन होने के साथ साथ इसका जो रिपोर्ट आया था, तो रिपोर्ट आया था कब आपका, 1955 में। अगर बात करें रिपोर्ट की, तो 1955 में रिपोर्ट देता है। लेकिन फजल अली आयोग के साथ साथ 2 अन्य लोग भी थे, 3 लोग थे इसमें। एक था आपका कौन, हृदयनाथ कुंजरू, याद रखना, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू था इसका एक सदस्य, और दूसरा सदस्य इसमें के.एम. पानिक्कर। ये 2 लोग और थे किसके साथ, फजल अली के साथ। तो जो अध्यक्षता करता है उसी के नाम में आयोग का नाम बैठ जाता है। तो फजल अली आयोग का गठन 1953, रिपोर्ट आया 1955 में, और ये 3 लोग थे उसमें। और फजल अली आयोग की रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भारत को आप 16 राज्य में, कितने राज्य में, 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दो बोलता है। कितने, 3 संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाए, ऐसा बोला गया। भाई बोला गया कि भैया आप क्या कर दो, 16 राज्य तथा 3 संघ राज्य क्षेत्र में क्या कर दो, बोलता बांट दो, बोला गया। अगर बात करते हैं 3 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से होने चाहिए बोला, तो 3 संघ राज्य क्षेत्र का नाम भी इन्होंने बता दिया। ये कहा कि भैया मणिपुर को बना दो बोलता है, दूसरा आप बोल दो दिल्ली को बना दो बोलता है, और तीसरा बोला गया कि अंडमान और निकोबार को बना दिया जाए, अंडमान व निकोबार को बना दिया जाए, इसके बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन जब इसका रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आने के साथ साथ अगर बात करते हैं, तो ये जो फजल अली आयोग है, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रशासनिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर बताओ, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 राज्य और 3 यूटी होने चाहिए बोला। साथ ही साथ जब इसका रिपोर्ट आया, जब इसको सरकार को बनाना था, तो 1956 में बनाया गया, 1 नवंबर 1956 को, याद रखना 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ। अगर बात करते हैं राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को, जब इसका सरकार गठन करता है। कौन कर रहा है इसका गठन, सरकार। तो सब सरकार गठन करता है, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया और 14 राज्य बनाए। कितने राज्य बनाए, 14 राज्य, तथा क्या बना दिए इन्होंने, 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए। याद रखना कितने संघ राज्य क्षेत्र, 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए हैं। याद रखना कितने संघ राज्य क्षेत्र, 6 संघ राज्य क्षेत्र का क्या किया इन्होंने, निर्माण किया। जैसे 6 संघ राज्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो 6 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा आपको देखना है। 6 संघ राज्य क्षेत्र में अगर बात करते हैं, तो जो आपका वो बोला था फजल अली आयोग, बोला था भैया दिल्ली को बनाना है, उन्होंने दिल्ली को बना दिया, ठीक है। उन्होंने कहा था मणिपुर को बनाना है, उन्होंने मणिपुर को भी बना दिया, ठीक। उन्होंने कहा था कि अंडमान निकोबार को बनाना है, तो उन्होंने अंडमान और निकोबार को भी बना दिया। इसके साथ साथ 3 और संघ राज्य क्षेत्र नए बनाए। कौन कौन से, एक बनाया गया आपका कौन सा,
लक्षद्वीप। कौन बनाया आपका? लक्षद्वीप। और बनाया गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश को भी बनाया गया। क्या? हिमाचल प्रदेश को। और साथ ही साथ किसका बनाया गया? और एक हो तो ये त्रिपुरा को भी क्या बनाया गया? आपके संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। तो 6 संघ राज्य क्षेत्र उस समय क्या किए गए थे? बनाए गए थे। 14 राज्यों की जब बात करते हैं तो 14 राज्य भी बनाए गए थे भाई, 14 राज्य भी बनाए गए थे। अगर 14 राज्य की अगर चर्चा करते हैं तो 14 राज्य कौन कौन से थे इसके? तो 14 राज्य की जब चर्चा करते हैं हम तो 14 राज्य को देखते हैं। पहला क्या बनता है आपका? आंध्र प्रदेश बनता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश को बनाया गया। फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर बना उस समय। ये सब 1956 के राज्य हैं, याद रखना। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ राजस्थान, फिर पंजाब, ठीक। उसके बाद आप आ जाते हैं बंबई, ठीक। अब उसके बाद आप आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाते हैं आप बिहार। तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर 8वीं की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बना आपका, मध्य प्रदेश बना। साथ ही साथ 9वें में देखते हैं उड़ीसा भी बनाया गया आपका, ठीक है, याद रखना। उसके बाद असम भी बनता है आपका। कौन सा? असम। उसके साथ केरल भी बनता है आपका, केरल। उसके बाद अगर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल को भी बनाया गया, ध्यान रखना। कौन सा? पश्चिम बंगाल। साथ ही साथ आपका मैसूर जो आज का कर्नाटक है आपका, वो बनाया गया। साथ ही साथ मद्रास को भी बनाया गया। किसको? मद्रास को। तो टोटल 14 राज्य बनाए गए थे। कितना? 14 राज्य बनाए गए थे। साथ ही साथ हम इसमें चर्चा करते हैं तो 16 राज्य की अनुशंसा किया गया था। कितने राज्य की? 16 राज्य। तो उन्होंने विदर्भ तथा हैदराबाद को भी बनाने की बात की थी। इन्होंने हैदराबाद तथा विदर्भ को भी बनाने की बात की थी। तो इन दोनों को नहीं बनाया गया और 14 राज्य ये टोटल 16 राज्य बनाने बोला था। ये नाम दिया था कि 16 राज्य का, 2 ये और 14 ये, लेकिन बनाए गए कितने? यही 14 बनाए गए। लेकिन किसको नहीं बनाया गया? विदर्भ और हैदराबाद को नहीं बनाया गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यही प्रश्न की अगर बात करते हैं तो दूसरा कथन तो आपका सही है। तीसरा, फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारकों को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति की थी। ये गलत है। ये भाषाई आधार पर ही गठित हुए थे राज्य। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। 2 राज्यों को छोड़कर, कौन कौन से राज्य को छोड़कर? याद रखना, आपके पंजाब और किसको छोड़कर? बंबई को छोड़कर। इन दोनों को छोड़कर जितने भी राज्य बने थे आपके, वो भाषाई आधार पर क्या हुए थे? गठित किए गए थे। याद रखना, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर ही गठित किए गए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो आपका इस प्रश्न को हम देखते हैं तो पहला और तीसरा तो आपका क्या है? गलत है। तो इसमें सही उत्तर चुनने बोला है। कौन सा उत्तर? सही उत्तर। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर केवल और केवल क्या होगा आपका? 2 इसका सही उत्तर होगा। केवल इसका क्या होगा? 2 सही उत्तर होगा। चलिए, यही होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर राज्य का नाम बदलना है, क्या बदलना है? राज्य का नाम बदलना है, तो इसमें आपको क्या करना है? संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साथ ही साथ इसमें अगर पूछा गया क्या कि सही कौन कौन सा, ये आपको देखना है। पहला देखना है, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर बात करते हैं तो ये सही कथन है आपके। इस तरह के कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल कहां प्रस्तुत किए जाएंगे? संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है भाई, उसको बताएंगे लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 3 की कहानी है, आप याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 की कहानी है यार। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ये याद रखना आप। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। ये नहीं है, मतलब मैं आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये अनुच्छेद 4 बोलता है आपका 2 और 3 में किया गया परिवर्तन कभी भी क्या नहीं माना जाएगा? आपका संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, याद रखना। तो 2 और 3 आपके क्या हो गए? गलत कथन है। तो सही कथन क्या है आपका? तो सही कथन केवल और केवल आपका ए है। तो याद रखना, एक आपका सही कथन है आपका, केवल और केवल एक इसका क्या है? सही कथन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे
और किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद जो 14 है, क्या है अनुच्छेद जो 14 है आपको किसको प्राप्त होंगे और किसको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखना अगर बात करते हैं तो भारत राज्य क्षेत्र में जो भी रहता है ना उसको सबको प्राप्त हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि किसको प्राप्त हो सकते हैं, तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं होते। मैं बोला ना भारत के राज्य क्षेत्र में होना जरूरी है तभी उसका विधि लागू होगा। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को प्राप्त हो जाते हैं, ये गलत है। अब जन्मे हैं और जहां विदेश में रहा तो खर्च कोई महत्व नहीं है। याद रखना कि अनुच्छेद 14 किसको किसको प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 14 पहले तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त होंगे और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को प्राप्त होंगे। एक हर सिंपल से मतलब ये गौटिया हो कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहना चाहिए तो वही लागू हो जी कौन सा अनुच्छेद 14। तो नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनना है आपको। तो सही उत्तर क्या है आपका 1 और 3। तो याद रखना 1 और 3 कहां है, ऑप्शन सी में है आपका। कहां है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। संविधान की विशेषता के बारे में पूछा बताया गया और देशों से उद्भूत, मतलब ये बोलना जा रहा है कि भैया कहां से कहां कौन सा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। विधि का शासन की अगर बात करते हैं तो ये अमेरिका से नहीं लिया गया है। कहां से लिया गया है आपका, ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, आपको पता है। तो पहला कथन तो आपका गलत है भैया। दूसरा देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडा से लिया गया है क्या, नहीं लिया गया है। ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड से। जो एकल हस्तांतरणीय संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है, जो गुप्त मत प्रणाली जो विधि है वो कहां से लिया गया है, आपके आयरलैंड से लिया गया है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है ये। समानता और बंधुता फ्रांस की, बिल्कुल सही है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया समानता और बंधुता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कहां से, जापान से। और कौन से सुम्मिलित है पूछ रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहे हैं, कौन से सुम्मिलित हैं। तो 3, 4, 5 ये तीनों क्या है आपके सुम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। आपको पता होगा कि हमारे संविधान की जब बात करते हैं, किसके बारे में, हमारे संविधान के बारे में बात करते हैं, तो हमारे संविधान के कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अधिकतर ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बाहर से लिए गए हैं। लेकिन विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति चुनाव कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और बाकी तो आपका सही उत्तर है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है आपका, तो संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। देखो अगर संघीय प्रणाली की अगर बात करते हैं, किसके बारे में, संघीय प्रणाली या संघात्मक ढांचे के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि हमारे यहाँ संघात्मक लक्षण के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी प्राप्त होते हैं। जहां अगर बात करते हैं हम केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हो, वो संघात्मक लक्षण होता है। और केवल केंद्र के पास हो शक्ति है तो वो कहलाता है एकात्मक लक्षण कहलाता है। जहां शक्तियों का बंटवारा हो वो क्या होता है हमारे यहाँ, संघात्मक लक्षण या संघीय लक्षण के नाम से उसको जाना जाएगा। और जहां केवल संसद के पास शक्ति है वो एकात्मक लक्षण के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं तो ये पूछ क्या रहा है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीति प्रणाली में नहीं पाया जाता। बोलता है कि ये तो है संघात्मक लक्षण लेकिन भारत में नहीं पाए जाते बोलता है। पहला देखते हैं क्या बोलता है, दोहरी नागरिकता। बिल्कुल ये दोहरी जो नागरिकता है ये संघीय लक्षण है। क्या है, संघीय लक्षण। केंद्र का अलग और राज्य का अलग नागरिकता, ये दोहरी लक्षण हो सकता है लेकिन यही जो है भारत में नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। कौन सा, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। आप केवल और केवल भारतीय हैं, केवल और केवल क्या है, आप भारतीय हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल सही है। संविधान की सुरक्षा है हमारे यहाँ, संविधान के निर्वचन में न्यायपालिका प्राधिकार है, ये तीनों तो है हमारे यहाँ, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये जो बात करते हैं दोहरी नागरिकता का, तो ये अगर बात करते हैं तो ये एक प्रकार के संघीय लक्षण के क्या है आपके उदाहरण होने थे लेकिन हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार एक अधिकार को खो दिया। अगर बात करते हैं किसके बारे में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और चाय के व्यापार एक अधिकार को क्या कर दिया बोलता है, खो दिया बोलता है। देखो चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो चार्टर एक्ट इसीलिए लाया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को हमें क्या करना है, एक अधिकार को धीरे धीरे कम करना है। तो 1813 की अगर बात करते हैं तो 1813 में कहा गया कि चाय और चीन के साथ वो आपका एक अधिकार रहेगा और बाकी आपके समाप्त किए जाते हैं। लेकिन 1833 की जब
बात करते हैं किसके बारे में, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि आप चाय के साथ भी आपका क्या नहीं रहेगा, एकाधिकार नहीं रहेगा। भारत के साथ जो चाय के साथ जो एकाधिकार था वो भी क्या कर दिए गए, आपके समाप्त कर दिए गए। तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से अगर बात करते हैं तो इसमें ही क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह आपका संवैधानिक इतिहास का मामला था, इसको देख लेते हैं। 1793 में चार्टर एक्ट अधिनियम पहली बार आया था, फिर 1813 में आया था, और 1813 की जब बात करते हैं, इसी में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात की गई थी। कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा करेगा कंपनी, इसके बारे में बात किया गया था, ठीक है। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से हर 20 साल में अगर बात करते हैं तो उसके एकाधिकार को समाप्त करने की भी चर्चा की गई थी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय प्रणाली मतलब सिंपल सी बात है, एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली का जो हम कॉन्सेप्ट है अगर बात करते हैं तो ये ब्रिटेन से हमारा लिया गया है, ब्रिटेन से हम उपनिवेश थे तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। तो देखते हैं कि भैया इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, सही नहीं है। तो सही क्या नहीं है, यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, नहीं करती है भैया। 5 साल में तो आपका अगर बात करते हैं तो 5 साल में सरकार बदल जाता है, तो स्थिर सरकार प्रदान नहीं करती, और कभी भी बदल सकता है। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक सरकार में कोई भी बना हुआ है, ठीक है। मंत्री विधायिका, मंत्री जो होते हैं विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। ये संसदीय प्रणाली की एक विशेषता के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। दूसरा सरकार आएगा, जब स्थिर ही नहीं है सरकार तो दूसरा सरकार आएगा उस नीतियों को बदल सकता है। अब देखियो बीजेपी की सरकार इस गौटिया हो हमारी यहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ में जब आइस का कांग्रेस के सरकार तो खर कई नीति क्या हो गए, बंद हो गए। अब जो अच्छा नीति रहे कि बुरा नीति रहे वो अलग चीज होते, लेकिन इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता बनाए रखा जा सकता है। ये गलत कथन है, नहीं बनाया रखा जा सकता, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो केवल 2 इसका सही है, लेकिन सही नहीं है पूछा है तो याद रखना 1 और 3 सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि 1 और 3 इसका सही उत्तर नहीं है। भैया मतलब ये कथन ही गलत है आपका, लेकिन उत्तर आपका 1 और 3 होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, देखना है। और क्या चुन देखना है, इसमें कौन सा सही है देखना है। क्या देखना है आपको, कौन सा सही है ये देखना है आपको, कौन सा कथन आपका सही है ये देखना है। तो इसमें देखते हैं कि 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ संबंध होने का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसके पहले सदस्य बनते हैं। कोई भारतीय अगर बात करते हैं तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसके क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं, याद रखना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार को वृद्धि किया गया है, बिल्कुल सही। इसकी संख्या को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से। पहली बार विधान परिषद में चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने व बजट पर संकल्प करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। ये तीसरा कथन भी आपका सही है, पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा कथन भी सही है। अनुपूरक प्रश्न मतलब होता है वजह सिंपल सी बात है, प्रश्न के ऊपर क्या करना, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको कब दिया गया था, 1909 में। तो वह बजट पर संकल्प रखने की प्रक्रिया भी शुरुआत की गई थी। क्या किया गया था, बजट तो पेश कब से किया जा रहा है, 1860 से बजट पेश कर रहे हैं भारत के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं तो उसमें बहस संकल्प रखने की प्रक्रिया कब दी गई आपको, 1909 में। भाई उसमें बहस भी आप कर सकते हैं। इसने देश में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनाव का शुभारंभ किया। ये आपका जो चौथा कथन आप जो देख रहे हैं वो चौथा कथन आपका गलत है, क्योंकि ये 1919 के अधिनियम में किया गया था। कहां, ये अगर बात करते हैं देश में किसका द्वैध शासन, किसके शासन, द्वैध शासन। अगर प्राप्त द्वैध शासन की अगर बात करते हैं, देश में द्वैध शासन की अगर बात करते हैं तो ये द्वैध शासन कब दिया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 1919 में। तो चौथा कथन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों आपके क्या हो जाते हैं, सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ध्यान रखना कौन सा उत्तर, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करने के साथ साथ आपको सत्य कथन चुनना है। क्या चुनना है, सत्य कथन। तो देखते हैं अगर बात करते हैं तो इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। भाई संसद को अधिकार है कि अपने सदन का संचालन वो कर सकता है, उसके लिए नियम बना सकता है। जब अनुच्छेद 118 जब पढ़ेंगे आप तो उसमें इसका बारे में उल्लेख किया गया है।
ठीक, पहला कथन तो सही है। इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं होता, ये गलत है। दंडित कर सकता है, देखिए वो राघव चड्डल दंडित करे, कई जन क्या कर देते भैया, सस्पेंड कर देते। अध्यक्ष सभापति के पास ये अधिकार होता है, वो क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है। तो इसमें सत्य कथन पूछा था आपका, तो सत्य कथन कौन सा है आपका, पहला कथन भी सत्य है। केवल कौन सा कथन, केवल एक आपका सही उत्तर होगा, केवल कौन सा आपका एक इसका सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखना, संसद को अपने कार्य संचालन का नियम बनाने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति अगर कोई ऐसा करता है, वहां विशेषाधिकार का हनन हो गया, तो उसी स्थिति में क्या कर सकता है, वो दंडित कर सकता है। ये नहीं कर सकता बोलता है, कर सकता है भैया। तो केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।